और आइए अब जरा रुक कर लेते हैं बड़ी सियासी खबर का। तेजस्वी यादव के बारे में आपको बता देती हूं। आज वो ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। ईडी के सामने तेजस्वी यादव, सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी और मामला वही लैंड फॉर जॉब केस। इस मामले में कल ईडी ने करीब 9 घंटे के आसपास लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के पिता, उनसे पूछताछ की। आज तेजस्वी यादव पटना में ईडी के उसी दफ्तर में पहुंचे हैं और ईडी के सवालों का जवाब तेजस्वी यादव दे रहे हैं। आज बिल्कुल कल जैसी तस्वीरें एक बार फिर ईडी के दफ्तर के सामने से आज भी नजर आ रही हैं। उसी तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ताओं का हुजूम जैसे कल ईडी के दफ्तर के बाहर नजर आ रहा था, आज जब तेजस्वी यादव पहुंचे ईडी के दफ्तर तो भी नजर आ रहा है। इस बीच आरजेडी के सांसद हैं मनोज कुमार झा, उनका बयान सामने आया। वो कह रहे विपक्ष को मान लेना चाहिए कि उन्हें चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसियों से संघर्ष भी करना है। एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रोटोकॉल होते हैं और कहते हैं कि आप ईडी हेमंत सोरेन जी को खोज रही है। चक्कर क्या है ना, ये सबको ढूंढेंगे। इनकी आप देखिए ना रफ्तार क्या चल रही है। हमें तो लगा था कि राम मंदिर के बाद इनका मन ठंडा हो जाएगा, लेकिन वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की अपने अंदर के राम को पहले वो नाथूराम वाला राम बना लिया, बापू वाला हे राम नहीं। अब यहाँ आप कल आपने देखा है लालू जी के साथ, आज तेजस्वी जी के साथ होगा। उधर महाराष्ट्र में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तो अब ये विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसीज से भी संघर्ष करना है। मनोज झा को आप सुन रहे थे और ऐसे में वो सवाल जिसको लेकर अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आपसे, तो बिहार में तो पहले हाथ से गई सरकार और अब लालू परिवार को दिखने लगा कारागार, क्योंकि कल लालू प्रसाद यादव खुद, आज तेजस्वी यादव, उनको बुलाया गया इस पूछताछ के लिए। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में अभी जो दल बचे हैं उनकी तरफ से वही कि बदले की राजनीति हो रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। रामकृपाल सर, देखिए ये स्वाभाविक है, कहेंगे ही ये। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जिस दिन नीतीश कुमार जी ने ये सत्ता से इस्तीफा दिया और फिर शपथ ली, उसके बाद जो वो तेजस्वी का जो बयान आया था, बहुत ही मैच्योर्ड, बहुत ही अनुशासित, और मैं उसकी तारीफ करूंगा। जहां उन्होंने कोई भी कटु शब्द नहीं बोला, तो ये मैं इसको देखिए, ये तो जो कुछ चल रहा है कोई पहली बार नहीं है। ईडी का सब बहुत पहले से लैंड फॉर जॉब, ये सब तो बहुत पुराने मामले हैं। चूँकि बदले हुए संदर्भ में अब थोड़ी प्रतिक्रिया तीखी होगी, दोनों तरफ से होगी, चुनाव सर पे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये प्रोसेस चले अपनी जगह है, क्या होगा नहीं होगा। बट एक मैंने इस पूरे घटनाक्रम में देखा है, लालू के परिवार में पहली बार मैंने किसी तेजस्वी यादव का बहुत ही सुलझा और संयत बयान, जिसमें उन्होंने बीजेपी को भी धन्यवाद दिया और नीतीश जी को भी धन्यवाद ही दिया। ये बहुत बड़ी चीज रही है। एक बड़ी खबर आ रही है और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। और वो क्यों लगा है? क्योंकि वो चुनाव जिसको लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हम जीतेंगे और इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जीत की नींव 24 चुनाव में उसको मजबूत करेंगे, मामला उल्टा हो गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वो खबर जो यकीनन इंडिया गठबंधन के लिए, खासतौर से उत्तर भारत में, बड़ा झटका इस रूप में देखी और समझी जाएगी कि चंडीगढ़ में जो पहला इंडिया गठबंधन का चुनावी टेस्ट था, भले ही वो एक मेयर चुनाव था, उसमें इंडिया गठबंधन को मिली है हार और बीजेपी को जीत मिली है। चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर पद जीत लिया है। बीजेपी के मनोज कुमार मेयर पद के लिए चुने गए हैं। उन्हें 16 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार, उन्हें 12 वोट ही मिले। काउंटिंग के दौरान 8 वोट अवैध घोषित किए गए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन के हाथ से निकल गया है मेयर चुनाव, जीत बीजेपी को मिली है। अब इसका सियासी तौर पर असर क्या पड़ेगा? यहां तो मामला अब इस रूप में सामने निकल कर आ रहा है रामकृपाल सर कि 8 जो वोट हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए। देखिए, अब ये अगर अवैध रहे होंगे तो ही किए गए होंगे, क्योंकि दोनों लोग वहाँ, ऐसा तो नहीं है कि वो अवैध नहीं थे और फिर भी अवैध किए गए। मेरा ये कहना है कि इस चुनाव को जिस तरह से आपके राघव चड्ढा ने ऐसा बना दिया था कि जैसे 2024 का जो केंद्रीय लोकसभा का चुनाव है उसके पहले का ये टेस्ट हो रहा है, और इंडिया अलायंस का, यानी आप और कांग्रेस का ये पहला टेस्ट था। और जिस तरह से संख्या बल ज़्यादा होने के बावजूद जो आप परिणाम बता रही हैं,
4 वोट से बीजेपी का जीत जाना, ये अपने आप में जो लगातार इंडिया अलायंस के बारे में कुछ अशुभ खबरें आ रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अशुभ खबर ये है जो इनके लिए मतलब जहाँ पे आपकी साफ साफ संख्या दिखाई पड़ रही थी, जो जीत निश्चित थी, मैं समझता हूँ किसी को भी ऐसा अंदेशा नहीं था कि बीजेपी जीत सकती है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब अब सर जुटेंगे भी और फिर भी जीत नहीं पाएंगे, तो ये संदेश जाएगा इस। देखिए, आजकल राजनीति प्रबंधन का खेल हो गई है। आप बढ़िया तरीके से राजनीति को अगर मैनेज नहीं करते हैं तो जीती हुई बाजी आपके हाथ से निकल जाती है। अब मुझे नहीं पता इस चुनाव में ठीक ठीक क्या हुआ, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि 8 वोट जो है वो अवैध साबित हो गए। तो अब अगर कोई व्यक्ति आपको वोट नहीं देना चाहता है, पाला बदलना चाहता है, और पाला बदलना कानूनी रूप से मुमकिन नहीं है, तो अपना वोट वो इस तरीके से डाल सकता है कि उसका वोट अवैध हो जाए, निरस्त हो जाए और उसकी दूसरी पाली जीत जाए। तो बहुत सारे ऐसे हथकंडे हैं, जिनकी बहुत सारी ऐसी युक्तियां इनका इस्तेमाल करके इस तरह के चुनाव जीते जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या नियम है हमें नहीं पता। दिल्ली का नियम तो ये है कि दल बदल कानूनी लागू नहीं होता दिल्ली में मेयर के चुनाव के ऊपर। ठीक है सर, सीधे चंडीगढ़ लेकर चलेंगे। असीम बस्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असीम जरा और डिटेल्स शेयर कीजिए कि मतलब 16 वोट जो है वो मनोज कुमार को मिले, 12 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिले और 8 जो है वो अवैध करार दे दिए गए, और डिटेल्स क्या मिल रही है? देखिए, यही डिटेल्स हैं। अभी तक 35 काउंसिलर के वोट होते हैं और 1 मेंबर पार्लियामेंट का 36, 16 बीजेपी को मिले, 12 जो है वो दूसरे को मिला और जो 8 इनवैलिड हो गए। उसके बाद डिटेल्स ये है कि हंगामा हो गया यहाँ लगातार। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के काउंसिलर हैं, कांग्रेस के काउंसिलर जो लगातार बोल रहे हैं कि बीजेपी ने धक्केशाही की। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू कटियाल है। मैं फर्स्ट टाइम मेयर कैंडिडेट भी रही हूँ। इंडिया अलायंस की तो बड़ी हार हो गई है। इंडिया अलायंस ने बोला हम जीतेंगे। सर, ये सरेआम लाइव वीडियोग्राफी चल रही थी और उसमें लगातार वो टिक मार्क करते जा रहे हैं और 8 वोट हमारी इनवैलिड कर दी। मैं भी फर्स्ट टाइम मेयर कैंडिडेट रही थी, तब भी उनका यही हाल था। 3 साल से ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उनका सरेआम गुंडागर्दी वाला काम है। उसके बाद हमने हंगामा किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने काउंटिंग एजेंट को बुलाया तक नहीं कि तुम आके काउंट कर लो, और ये 8 वोट जो है वो उन्होंने इनवैलिड कर दिए। सो ये देखिए, क्लियर एलिगेशन है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गलती की है, 8 वोट जो इनवैलिड किए हैं। तो जैसे ही मेयर का इलेक्शन खत्म हुआ, बीजेपी के बंदे मनोज कुमार को मेयर की कुर्सी पे बिठाया गया है रोमाना। उसके बाद लगातार जो है यहाँ पे chaos है। मतलब चंडीगढ़ में असीम बस्ती धांधली का आरोप लगाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की दोनों दलों की तरफ से, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी। मतलब गठबंधन में किसी तरीके की कोई दरार वाली बात नहीं आ रही यहाँ पे। बिल्कुल निशाने पर बीजेपी है। नहीं, गठबंधन में ना, हाँ बिल्कुल यही है कि निशाने पे बीजेपी है और दोनों जो है यही एलिगेशन लगा रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कि ये मैलिफाइड हुआ है, एक कॉन्स्पिरेसी की गई है, जानबूझकर उनको हराया गया है। किसी तरह का गठबंधन में दरार नहीं है। और बीजेपी जो कहती है वो बहुत फेयर इलेक्शन हुआ है, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इलेक्शन था, वीडियोग्राफी इलेक्शन हुई है। लेकिन जिस तरह से रोमाना फ्रंट फुट पे थे इंडिया अलायंस और लगातार बोल रही थी कि इंडिया अलायंस जो है 1-0 कर देगी, यहाँ से ये पहला खाता खुल जाएगा इंडिया अलायंस का, उस हिसाब से बहुत बड़ी सेटबैक है, खास करके लोकसभा इलेक्शन से पहले, क्योंकि बहुत सारी नजरें जो थी इस इलेक्शन के ऊपर थी कि यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पे किस पार्टी का मेयर बनता है। सो ट्रेडिशनली पिछली बार भी बीजेपी का मेयर था और इस बार भी यहाँ पर बीजेपी का मेयर बन चुका है। नहीं तो अभी तो आपके पीछे काफी गहमा गहमी नजर आ रही है, अभी क्या चल रहा है वहां पर? और कुछ अगर आपके साथ पार्षद वगैरह हैं तो जरा उनसे बात कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, हाँ जी, मैं आपको जरूर बात करेंगे, कई और लोगों से भी हमारे साथ हैं कुछ लोग। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दमनप्रीत। आप आम आदमी पार्टी से हैं। ये हमारे साथ दमनप्रीत जी हैं जो आम आदमी पार्टी से काउंसलर हैं। दमन जी, इंडिया अलायंस ने बड़ा दावा किया था कि जीतेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस तो हार गई बुरी तरह, बीजेपी का मेयर बन गया। सर, बीजेपी का मेयर बना नहीं है, उन्होंने लोगों के साथ धक्का करा, उन्होंने वोटों को कैंसिल करा, 8 वोटों को कैंसिल किस बिहाफ पे करा। ये सबसे बड़ी जो आज भारतीय जनता पार्टी का ही, मैं तो कहूंगा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है भारतीय जनता पार्टी का ही है, उसने करा। असीम बसीन से पूछिए ना, 8 वोट वो किसके खाते में थे, क्या कहकर उनको कैंसिल किया गया, ये डिटेल्स दे पाएंगे आपको? असीम बसीन, वोट डालने आ रहा हूँ, हर टाइम काउंटिंग एजेंट वहाँ खड़ा हो। हाँ, बट इस बार काउंटिंग एजेंट को उन्होंने बुला आपने पास। ये मुझे बताइए कि 8 वोट कैंसिल कर दिए गए, वो किसके खाते में थे, किसके वोट कैंसिल किए गए? कोई रीजन ही नहीं बताया जी। हमारा काउंटिंग एजेंट वहाँ होगा तो हमें पता लगेगा ना जी, ना कोई काउंटिंग एजेंट ना कोई कुछ।
कुछ भी उन्होंने बात नहीं हमसे होने दी और उन्होंने सारा ऐसे कहा। हमारे साथ एक और काउंसलर हैं, आप कौन सी पार्टी से हैं? मैं कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी के काउंसलर हैं, इनको भी उतनी ही सेटबैक है जितनी आम आदमी पार्टी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कालव है। तो सचिन जी, ये बड़ा दावा किया था राघव चड्ढा ने कि 1-0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो बीजेपी 1-0 ले गई। देखिए जी, ऐसे अगर 1-0 करना चाहती है बीजेपी, शायद पूरे देश के अंदर 1-0 कर लेगी। सरेआम गुंडागर्दी है, ये 1-0 नहीं है। इस तरीके से अगर चलता रहा तो देश के अंदर बीजेपी कहीं भी नहीं हारेगी। एसडीएम मौजूद है, डीसी मौजूद है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद है, ईशा कंबोज सेक्रेटरी मौजूद है। सरेआम जो ऑफिसर थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो जब साइन कर रहे हैं बैलेट पेपर पे, साथ में कांटा मार रहे हैं और विदाउट काउंटिंग एजेंट हमें दिखा दिया कि ये जीत गया, हार गया। मुझे ये समझ के हैरानी हो रही है कि 13 काउंसलर्स थे आम आदमी पार्टी के, आपके साथ थे, तो आपको तो वोट ही 12 पड़े। 12 पड़े जब इन्होंने इनवैलिड वोट्स निकाल दी। कोई इसमें हमारी गलत वोट नहीं है, हमने अलायंस को पूरा निभाया। इन्होंने 8 वोट को इनवैलिड लगा दिया, तो ये सरेआम गुंडागर्दी है और वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है और ये काला दिन था आज। ये ऐसा तो नहीं है कि अलायंस में दरार आ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, अलायंस में दरार नहीं है, बट ये गुंडागर्दी बहुत हो टॉप लेवल की गुंडागर्दी है। बीजेपी अपनी डिफीट मान ही नहीं रही। तो ये देख सकते हैं किस तरह अलायंस में दरार नहीं है, लेकिन कैटेगोरिकली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर यही कह रहे हैं कि जो 8 वोट कैंसिल किए गए हैं वही कारण बनाया है इंडिया अलायंस के हार का। तो जिस तरह का शक था कि आपस में एक दूसरे पे, अभी तक तो शक नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस के बाद पता नहीं क्या होता है। बीजेपी ने यहाँ बिग टॉपल कर दिया है, बिग अपसेट कर दिया है, क्योंकि कम काउंसलर थे बीजेपी के पास, इनके पास एक ज्वाइंट काउंट था। बिग अपसेट करके यहाँ पे बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया चंडीगढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम बसी इस तमाम जानकारी के लिए। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव बीजेपी को मिली है बड़ी जीत। हालांकि इंडिया गठबंधन जो एकजुट होकर इस चुनाव मैदान में उतरी हुई थी, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली करके ये जीत हासिल की है। बड़ी खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि हेमंत सोरेन रांची में मौजूद है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायकों की जो बैठक है उसमें वो शिरकत करेंगे। सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक आज बुलाई गई है। सभी को सर्किट हाउस में पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। उसी बैठक में आज रांची में शिरकत करेंगे हेमंत सोरेन। अब तक हेमंत सोरेन के लापता होने की खबर आ रही थी। बताया जा रहा था कि कहां है हेमंत सोरेन, किसी को पता नहीं है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है। दीपक, ढूंढा दिल्ली में जा रहा था और मिल गए रांची में? जी बिल्कुल, रांची में मिल भी गए हैं और थोड़ी देर बाद बैठक भी होने जा रही है। तमाम सत्ता पक्ष के विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के जेएमएम के हैं, उनके साथ एक बड़ी बैठक भी हेमंत सोरेन करनी है। जैसे कि पहले से ही जानकारी दी गई थी कि 2 बजे के बाद वो कभी भी बैठक कर सकते हैं। और जो इससे पहले बैठक चल रही थी जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों की, तो तमाम विधायक उस बैठक से निकलने के बाद अब सीधा सीएम हाउस की तरफ पहुंचे हैं और किसी भी वक्त कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो यानी कि रांची पहुंच चुके हैं। कब पहुंचे ये अभी तक साफ नहीं है, किस तरीके से पहुंचे, क्योंकि बाय रोड ही आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। बाय रोड आए हैं, रात में ट्रैवल करके आए हैं, लेकिन अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं, अपने नेताओं से मुलाकात नहीं की है। अब सीधा किस तरीके से बैठक में पहुंचेंगे, क्या बातचीत रखेंगे, ये देखना होगा। लेकिन इंतजार सीएम हाउस पर है। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प है। चार्टर्ड प्लेन जिससे दिल्ली आते हैं मुख्यमंत्री, वो यहीं दिल्ली पे ही खड़ा रह जाता है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनके बारे में दीपक रावत ये बता रहे हैं कि जानकारी मिल रही है सड़क के रास्ते से, रातों रात वो फिर से रांची पहुंच गए। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये रांची में सर्किट हाउस में पहुंचने का सिलसिला सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों का। कांग्रेस के विधायक पहले ही यहां पर पहुंच गए हैं और अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। और यहीं पर अब से कुछ ही देर में, क्योंकि दोपहर 2 बजे का समय है जब ये बैठक शुरू होनी है, खुद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के वो मौजूद रहेंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या इसी बैठक में हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा देकर उत्तराधिकारी के तौर पर अपने सीएम के लिए पत्नी के नाम को आगे बढ़ा देंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहला तो मैं ये कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी लगता है फिल्म बहुत ज़्यादा देखते हैं और जिस तरीके से वो दिल्ली और रांची ये दोनों प्रगटीकरण उनका हो रहा है फिल्मी स्टाइल में, उसी तरह से मुझे लगता है फिल्मी स्टाइल पे उनके उत्तराधिकारी का नाम भी सामने आएगा। अब पत्नी को लेकर जिस तरह का विवाद आ रहा है और उनकी भाभी सीता सोरेन जिस तरीके से वहाँ पे एक दबाव बना के चल रही हैं जी, तो उसमें हेमंत सोरेन के पास अब 2 चॉइस है। या तो कल्पना जी को वो सीएम बनाए, या दूसरा कोई, जैसे अभी विजय जी बोल रहे थे, कोई ऐसा विधायक जो खड़ाओं के रूप में उनकी पूजा करता रहे, ऐसे विधायक को चुनाव का समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, चुनाव तक के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन सर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जितनी खबरें आ रही हैं कि रांची पहुंच गए हैं, इस बैठक में शिरकत करेंगे, सब
सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आ रही हैं। असलियत में क्या होगा इसका? 1300 किलोमीटर का सफर है दिल्ली से रांची। 1300 किलोमीटर 1292 किलोमीटर है। तो 1292 किलोमीटर 24 घंटे कम से कम बाई रोड पर जाने पे लगेंगे। ज़्यादा भी करें तो 20 घंटे से कम में आप नहीं जा सकते। तो अभी मैं इस बात को बहुत कंफर्म तरीके से नहीं कह सकता कि वो दिल्ली हैं कि रांची हैं या कहीं और है। और बाई रोड नहीं जा रहे, हाँ, प्रोटोकॉल के साथ नहीं जा रहे, तो आपको रोड भी क्लियर नहीं मिलेगी। हाँ, तो इसलिए आप ट्रैफिक जाम में भी फंसेंगे, आपके लिए रोड क्लियर नहीं रहेगी, तो आपका समय लगेगा रांची पहुंचने में। तो या तो वो रांची पहुंच चुके हैं पहले से ही और बताया नहीं गया, या हो सकता है कि रांची से दिल्ली ना आए हो, खाली फ्लाइट उनकी आई हो, बताया नहीं गया। तो ये सारा जो है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में चल रहा है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल वाला सस्पेंस यहाँ पर लगातार बना हुआ है। रांची में है नहीं है, अभी तस्वीर साफ नहीं है। सूत्र ये कह रहे हैं कि रांची पहुंच गए, सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक में शिरकत करेंगे। और बड़ी खबर ये आ रही है, झारखंड में हेमंत सोरेन को लेकर राज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की, सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। वैसे भी आप जानते हैं धारा 144 लागू की गई है सीएम आवास के आसपास, राजभवन के आसपास और साथ ही ईडी दफ्तर वाले इलाके में भी। तो सुरक्षा को लेकर राज्यपाल जो हैं वो नजर बनाए हुए हैं। सीनियर अफसरों के साथ राज्यपाल ने मुलाकात की है। झारखंड के राज्यपाल कह रहे हैं कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। सीएम का रवैया सही रवैया नहीं है। ये राज्यपाल की तरफ से टिप्पणी की गई है मुख्यमंत्री को लेकर। सुनिए। Like you, we are also waiting for the CM's response. Nobody is above the law. I am repeatedly telling it. We have to work within the Constitution. We all are law-abiding citizens. This is not the right attitude on the party. But the one thing, we want the law and order to be intact. Law and order will be maintained at any cost. तो आप झारखंड के राज्यपाल को सुन रहे थे, जिनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि ये जो रवैया है मुख्यमंत्री का, ये बिल्कुल ठीक रवैया नहीं है और कानून से ऊपर कोई हो नहीं सकता है।